बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ने से पहले हम इसके मतलब को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है थर्मल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्ट करना, ठीक है। जैसे ही हीट पास हो या टेम्परेचर प्रोवाइड करे तो वो फ़ौरन क्या करे, उसको कंडक्ट कर दे, उसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि हम हीट को डिफरेंट रेट्स में और डिफरेंट मेटल में, आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं मेटल्स में, डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट हीट होती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट तरीके से हीट प्रोवाइड करते हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जिसमें हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जिसमें कम हीट प्रोवाइड की जाती है, इसलिए जो डिफरेंट मेटल होते हैं हम वो डिफरेंट रेट पे हीट को कंडक्ट करते हैं। अब हम इसके लिए समझते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है। ये हमने क्या किया है, एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम कह रही हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी ये जो आपके पास है ना लेंथ, ये आपके पास क्या है एल, इसको हम कैपिटल एल से शो कर रहे हैं। ये जो इसका सारे का सारा होता है, ये इसका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है T2 और ये हमारे पास क्या है T1। यहाँ पे हमारे पास हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे हम रखते हैं लो टेम्परेचर को। ठीक हो गया। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि हम जब भी किसी मेटल में हीट प्रोवाइड करते हैं तो मेटल क्या करती है, उस हीट को कंडक्ट कर लेती है एट डिफरेंट टेम्परेचर पे। यानी जितना भी फ्लो ऑफ हीट होता है वो क्या करता है, मेटल्स को कंडक्ट कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या मतलब आता है कि कितने रेट पे हीट जो है वो फ्लो कर रही है। अब सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम। अच्छा, क्या है कि फ्लो ऑफ हीट, अगर तो हीट फ्लो करती है वो किसी ना किसी टाइम पर फ्लो करती है तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब हम इसका फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या बन जाएगा, उन्होंने कहा है कि हीट फ्लो करती है पर यूनिट टाइम पे। इट्स मीन यहाँ पे आ जाएगा क्यू ओवर टी। क्यू जो होता है वो हीट को शो कर रहा होता है और टी जो होता है वो टाइम को शो कर रहा होता है। जैसे ही जाहिर बात है, जब हीट फ्लो करती है तो उसके साथ साथ टाइम भी चेंज आता है। किसी ना किसी टाइम पे हीट फ्लो करती है तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हेडिंग भी दे देते हैं कि हमारे पास क्या था, फार्मूला था। अब इसका यूनिट निकालना सीखते हैं। इसका यूनिट कैसे निकलेगा, सिंपल है। आपको पता है कि हीट का हमारे पास क्या यूनिट होता है, हीट का हमारे पास यूनिट होता है जूल। यहाँ पे लिख देंगे जूल। टाइम का हमारे पास क्या होता है सेकंड, तो वो बन जाएगा JS-1। यानी जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का यूनिट है वो आपके पास क्या है, जूल पर सेकंड। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का अब आपको समझ आ गई होगी। जितने रेट पे हीट फ्लो करती है, जितने टाइम पे फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। हमने देखना है कि जो थर्मल कंडक्टिविटीज़ है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड्स पर। यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड। सेकेंड वन है आपके पास
लेंथ ऑफ द सॉलिड यानी सॉलिड की लेंथ पे डिपेंड करती है। और थर्ड वन आपके पास क्या है, थर्ड वन है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। अब ये तीन चीज़ों पे क्या करती है, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। और मैंने यहाँ पे डायग्राम इरेज कर दी है, यहाँ पे मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि उस डायग्राम से ही आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बेसिकली किस तरह से हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक हो गया। वैसे इसको ड्रॉ करके लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास लेंथ थी, हमारे पास T1 था, ये हमारे पास T2 था, और ये हमारे पास हाई टेम्परेचर था, ये हमारे पास लो टेम्परेचर था, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या कहते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स वन बाय वन कि इस पर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड कर लिया। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड, यानी हम एरिया पे देखेंगे कि हीट कैसे डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड्स, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी जो इसके इतने हिस्से की बात करनी है कि इस पे जो है वो हीट किस तरीके से डिपेंड करती है। अब हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या करते हैं उतनी ही ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो इट्स मीन आपको लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे आपको पता है जितना ज़्यादा एरिया होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो आपके पास मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कॉमन सेंस की बात है, जितनी बड़ी चीज़ होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, उतनी ज़्यादा होते हैं। छोटी चीज़ होगी तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए जितना ज़्यादा एरिया होगा उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो हर लेयर होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, यानी आपके पास जो क्यू बाई टी है उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है, एरिया के साथ। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही हीट में फ्लो आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की क्या कहते हैं, मूवमेंट तेज़ हो जाएगी और वो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जितना भी आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, उसके एरिया पे डिपेंड करती है। यानी उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा हीट फ्लो होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेंथ ऑफ सॉलिड। लेंथ ऑफ सॉलिड, अच्छा लेंथ ऑफ सॉलिड में हम देखते हैं कि लार्जर लेंथ होती है। आपको पता है ये हमारे पास हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर। अब हमारे पास हम किसी भी सॉलिड्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, उन दोनों के दरमियान में एक लार्ज लेंथ होती है। जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं, यहाँ पे मैं एक ग्राफ से डायग्राम बना रही थी, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक आयरन रॉड है, सपोज करें यहाँ से एक हॉट है और यहाँ से कोल्ड है। सपोज करें इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेंथ ज़्यादा है तो इट्स मीन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब हमें यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो इट्स मीन वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंथ ज़्यादा होगी तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी हीट प्रोवाइड करने से भी वो क्या करते हैं, लेंथ कम हो, थोड़ी हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो लेंथ जो होती है अगर ज़्यादा होगी तो हीट ऑफ फ्लो ऑफ कम होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगी। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं इसका मतलब ये है कि लेंथ जितनी जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो आपके पास जो हीट कंडक्ट होती है उसमें भी हमें लार्ज गैप होता है हॉट और कोल्ड में। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है लेंथ के साथ, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतनी ही कम होती है, और जितनी कम लेंथ होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम उतनी ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें वहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। अब यहाँ पे भी हम लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्यू बाई टी। जाहिर सी बात है टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन होगा हमें
टेम्परेचर जितना प्रोवाइड करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या करेगा उतना ही प्रोवाइड होगा। या T1 माइनस T2 क्यों लिखा, क्योंकि T1 हमारे पास हाई टेम्परेचर था, हमेशा हाई टेम्परेचर से बॉडी लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब इसको समराइज करके थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी को हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायग्राम को इरेज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेती हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, कोई मसला ना आए पेश। ठीक हो गया, यहाँ मैंने लाइन लगा ली है। अब आपके पास क्या आ जाता है Q/T। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं Q/T का रिलेशन, एरिया आपके पास क्या था डायरेक्ट में 1/L था। अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 माइनस T2 ओवर L। ठीक है, आपको पता है कि सेंटर में प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, इसको हमने रिमूव करना है। इसकी जगह हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो जो कांस्टेंट हम लगाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा Q/T इज इक्वल टू, कांस्टेंट जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा K। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए K यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास T1 माइनस T2 ओवर L। अब हमारे पास क्या था, हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, K को साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा K इज इक्वल टू Q/T मल्टीप्लाई, अब ये इन्वर्स हो जाएगा तो आ जाएगा L ओवर A T1 माइनस T2। ये हमारे पास क्या आ गया, थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि जब भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमेशा उसके ऑपोजिट फेस पर मूव करती है और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है 1 केल्विन तक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला। यानी थर्मल कंडक्टिविटी में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास जो लेंथ होती है उसकी ज़रूरत होती है, एरिया की, और टेम्परेचर पे डिपेंड कर होती है। एरिया और टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी जैसे जैसे आपके पास एरिया में चेंज आएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में भी चेंज आएगा। लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन क्यों होता है, इसलिए क्योंकि हॉट से कोल्ड बॉडी तक मूव करते हुए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर हम कम भी प्रोवाइड करें तो वो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी मूव कर जाती है, इसी वजह से इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।